हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका कृषि रसायन कक्षा 12 के लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? खनिजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्राथमिक खनिज क्या होते हैं, द्वितीयक खनिज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और आज का टॉपिक है हमारा चट्टानों का अपक्षय। और अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी चट्टानें किस किस तरीके से टूट सकती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चट्टानों को तोड़ने में सहायता प्रदान करने हैं, चट्टानों को तोड़ने में जो मुख्य जो भूमिका है वो निर्वाह करते हैं। तो ऐसे हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, चट्टानों का अपक्षय का मतलब आप समझ गए, चट्टानों का टूटना। चट्टानों के टूटने से क्या होगा? कुछ पैतृक पदार्थ बनेंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उन्हीं को क्या बोलना है? पैतृक पदार्थ। और उन छोटे छोटे टुकड़ों से आगे जाके किसका निर्माण होगा? मृदा का निर्माण होगा। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम से समझाऊं तो देखो क्या होगा। पहले भाई ये चट्टान होगी और चट्टान का क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अपक्षय होने लगेगा, यानी चट्टान टूटने लगेगी। और टूटने से क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में टूटने से छोटे छोटे क्या बनेंगे? टुकड़े बनेंगे। छोटे छोटे क्या बनेंगे भाई? चट्टान के टुकड़े बनेंगे। इन टुकड़ों को हमको क्या बोलना है? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब पेरेंटल, जैसे जनकीय पीढ़ी, संतति पीढ़ी होती है ना, तो इन पैतृक पदार्थों से किसका निर्माण होगा? आगे जाके मृदा का। और ये आपकी संगठित रूप में क्या बन जाएगी? मृदा बन जाएगी। तो इनसे ही आगे जाके किसका निर्माण होगा? मृदा का। तो कहने का मतलब इस पूरे जो टॉपिक्स में अपन क्या करने वाले हैं, चट्टानों का पहले अपक्षय होगा। अपक्षय से क्या बनेंगे? छोटे छोटे टुकड़े, जिनको क्या बोलना है? पैतृक पदार्थ। और ये पैतृक पदार्थ ही आगे जाके किसका निर्माण करेंगे? मिट्टी का निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे स्टेप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला, कितने तरीकों से हो सकता है चट्टानों का अपक्षय? 3 तरीके से। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा है आपका जैविक अपक्षय। ठीक है, भौतिक अपक्षय का मतलब यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, यांत्रिक अपक्षय भी इसको बोलते हैं। आप विभिन्न शक्तियों द्वारा जो अगर अपक्षय होगा, अपनी शक्तियों द्वारा अगर जो भी आपका अपक्षय होगा, जो भी आप नष्ट करोगे चट्टानों में, उसको आप किसके अंतर्गत रखोगे? भौतिक के अंतर्गत। और रासायनिक अंतर्गत में क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू अगर अपक्षय होगा तो उसको आप किसके अंतर्गत रखोगे? रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत रखोगे। और अगर मानव या जीव जंतुओं द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा, अपघटकों द्वारा अगर अपक्षय की क्रिया होगी तो हम उसे किस में रखेंगे? जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, समझ गए तीनों पॉइंटों को? भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय क्या है और जैविक अपक्षय क्या है। अब चलते हैं नंबर फर्स्ट हेडिंग पर, भौतिक अपक्षय। ठीक है, तो भौतिक अपक्षय में जो सबसे पहला फैक्टर है वो कौन सा है? टेम्परेचर। देखो, पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। तापक्रम के आधार पर किस प्रकार से अपघटन होता है? तो देखो, पहले होता क्या है? टेम्परेचर जब जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारा एक भारत देश ऐसा है जहां पर लगभग हर राज्य में कम से कम कितनी ऋतु आती हैं? 3 ऋतु आती हैं। अधिकांशतः राज्यों में कम से कम कितनी ऋतु आती है? 3। कौन कौन सी? सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इसी तरीके से ऋतुएं बदलती रहती हैं अलग अलग। तो जब गर्मी पड़ती है तो चट्टान की जो ऊपरी सतह होती है, जैसे मान के चलो ये आपकी चट्टान है और गर्मी पड़ी, तो इस गर्मी के कारण जो चट्टान की ऊपरी सतह, उस पर क्या होता है भाई? फैलाव होता है। उसके जो कण है, जो खनिज पदार्थ है, वो क्या करने लगते हैं? फैलने लगते हैं। और जैसे ही सर्दी आती है तो यही खनिज पदार्थ क्या करने लगते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। यानी जो चट्टान की ऊपरी परत है, गर्मी आने पर वो फैलती है और सर्दी आने पर वो सिकुड़ती है। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। गर्मी आने पर फैलेगी, सर्दी आने पर सिकुड़ेगी, गर्मी आने पर फैल जाएगी और सर्दी आने पर सिकुड़ जाएगी। तो होगा क्या? ये फैलाव और संकुचन से जो चट्टान की ऊपरी परत है वो कैसी होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी। और कमजोर होने के बाद ये परत यहां से टूटकर अलग हो जाएगी और आगे जाके किसका निर्माण करेगी? मिट्टी का निर्माण करेगी। समझ गए आप बात को? दूसरा आप देखो, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है जल, पानी द्वारा। पानी द्वारा दूसरा स्टेप, एक सेकेंड, कौन सा है? जल, पानी द्वारा। तो ऊपर डायग्राम देख लो सबसे पहले। पानी किस तरीके से भाई? छोटे छोटे जितने भी उसके रास्ते में जो भी पहाड़ वगैरह आएंगे उनके को क्या करेगा? उनको बहा के ले जाएगा। उनके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा? बहा के ले जाएगा। चट्टानों के अपक्षय करता हुआ उन टुकड़ों को बहाता हुआ ले जाएगा। और वो टुकड़े पानी में बहकर क्या बनेंगे? आपस में घर्षण होगा और घर्षण के थ्रू क्या होगा भाई? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे। और उन टुकड़ों के दौरान ही आगे जाके किसका निर्माण होगा? मिट्टी का। भाई रेत का भी निर्माण ऐसे ही होता है। जो नदियां वगैरह उनके साइड में आपको क्या मिलती है? रेत मिलती है। तो पानी के साथ जो
जो भी पत्थर वत्थर बह बह के आए थे, तो बह बह के वो लुढ़क के आपस में क्या हुआ, उनमें घर्षण हुआ, रगड़ हुई, और उस रगड़ से क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़े आगे जाके निकले, और वो टुकड़े आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। ठीक है, समझ गए आप बात को। आगे चलते हैं, ऊपर डायग्राम में आपको दिख ही रहा है अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला बर्फ। तो बर्फ क्या करती है भाई, पहले कॉन्सेप्ट समझो एक, कि जो बर्फ का आयतन है वो कैसा होता है, पानी से ज्यादा होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, कितना सरफेस एरिया घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसको अपन निकालते हैं ना, जैसे 10वीं क्लास में अपन ने तरह तरह का आयतन पढ़ा था, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो आयतन का मतलब समझ लो, कोई स्पीसीज, कोई पदार्थ कितनी जगह घेर रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आयतन से हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो बर्फ का आयतन मैं क्या कह रहा हूं, पानी से ज्यादा होता है। कहने का मतलब जो बर्फ है वो पानी से ज्यादा जगह को घेरती है। कैसे घेरती है, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको, सुनना समझना भाई। ठीक है, देखो अपन के घर में फ्रीज होता है भाई, क्या करते हैं अपन, बोतल में पानी भरते हैं। ठीक है, और बोतल में पानी भर के आप उसको फ्रीजर में रख दो, तो फ्रीजर में होगा क्या, उस बोतल में बर्फ जम जाएगी। तो पहले आपने जब पानी भरा था तो बर्फ, जो बोतल का जैसा साइज था वैसा ही साइज था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही उसमें सिल्ली जम गई तो वो बर्फ, जो बोतल है वो बिल्कुल एकदम तन जाती है, एकदम तन जाती है ना भाई। पहले तो बिल्कुल बढ़िया, जैसा पानी भरा था, जैसी बोतल की शेप है वैसी शेप में वो आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें आप बर्फ जमा देते हो तो जो बोतल है वो आपकी एकदम तन जाती है। तो तनने का मतलब, क्यों तन जाती है वो, क्योंकि जो बर्फ का आयतन है वो पानी से कैसा होता है, ज्यादा। बर्फ जो है वो ज्यादा जगह घेरती है पानी के कंपैरिजन में, इस वजह से जो बर्फ है उसका आयतन कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए आप बात को, बढ़िया एग्जांपल आपको दिया है मैंने। अब होता क्या है, समझो बात को, समझो कहानी को, कि जो ऊपर पहले तो डायग्राम देख लो, दिख रहा है आपको किस तरीके से, पहले तो बरसात हुई, बरसात से क्या हुआ, चट्टान के अंदर क्या आ गया, पानी आ गया, और जैसे ही उस जगह पर बर्फ जमने लगी, जब टेम्परेचर कम हुआ, सर्दियां आ गई वहां पे, तो वो जो पानी जो चट्टान के अंदर भरा था वो किस में बदलने लगा, बर्फ में बदलने लगा। अब बर्फ का आयतन आपको पता है पानी से कैसा होता है, ज्यादा। तो जैसे ही उस पानी की बर्फ बनी, वो उसने जगह ज्यादा ली, तो वो क्या कर देगा, चट्टानों के दो टुकड़े कर देगा। समझ गए आप बात को, कि बर्फ क्या है, आयतन ज्यादा घेरता है, तो बर्फ ने अपना साइज फैलाया, तो वो जो चट्टान थी उसके कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो इस तरीके से भी चट्टानों का क्या होता है, अपघटन होता है, अपक्षय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर हिमजल द्वारा। वही बात, जैसे नदियां आपके जो कंकड़ पत्थर हैं, चट्टानों के टुकड़े वगैरह हैं, पत्थर हैं, उनको बहा के ले जाती है, इस तरीके से जो बर्फ पिघल के आती है, तो बड़े बड़े उसके साथ क्या आते हैं, हिमनद आते हैं। हिम, उनको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर बोलते हैं। बर्फ पिघल के जो आती है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ये जो गंगा नदी है वो कहां से आती है, ऊपर ग्लेशियर पिघल के वहां से, हरिद्वार वगैरह से, वहां से ही तो बिल्कुल निकल के आती है, गंगोत्री जमुनोत्री से। तो कहने का मतलब बर्फ पिघल के क्या आती है। तो बर्फ पिघल के आने से मतलब क्या है, आपका जो रास्ते में जो कंकड़ पत्थर उसको मिलेंगे उनको भी साथ में बहा कर लाएगी, सेम टू सेम जैसे नदियां बहा कर लाती हैं, तो उनसे भी टुकड़े होंगे, और वो भी किसका निर्माण करेगी, आगे जाके मिट्टी का निर्माण करेगी। आप चित्र में भी इसको देख सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, हवा द्वारा। हवा द्वारा कैसा होता है भाई, कई जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार तूफान आते रहते हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या आते हैं, भयंकर तूफान आने लगते हैं। तो चित्र में देख लो चट्टान की क्या दशा हो गई है, बिल्कुल जैसे रेत में आपने देखा होगा, कई जगह रेगिस्तान में जाते हो तो एक अजीब सी लेयर बन जाती है ना रेत के ऊपर, वही हाल बिल्कुल इस चट्टान का हो रहा है। देख लो आप, चट्टान से क्या है, बिल्कुल इसकी मतलब तूफान से इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, कितना ये छिन्न भिन्न हो चुका है। तो कहने का मतलब चट्टान क्या करती है, तूफान क्या करता है, अपने साथ रेत, पत्थर, कंकड़ पत्थर सभी को बहा कर लाता है, और वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ चट्टान के ऊपर क्या करने लगते हैं, टकराव करने लगते हैं। जैसे मान के चलो चट्टान है, एक सेकंड में आपको डायग्राम वैसे भी बना के बताता हूं। ये चट्टान है, तूफान आ रहा है भाई दमादम, तो तूफान आएगा तो कंकड़ पत्थर इससे टकराएंगे, और टकरा कर क्या करेंगे, इसमें थोड़े छोटे छोटे से क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, या इसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अपने साथ तोड़ कर क्या कर देंगे, बहा ले जाएंगे, और इसी तरीके से आगे जाके किसका निर्माण हो जाएगा भाई, मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को। तो हवा द्वारा भी क्या हो सकता है, चट्टानों का अपक्षय। फिर अगला पॉइंट आ गया, आकाशीय बिजली का कड़कना। तो अगर किसी चट्टान के ऊपर, ये मान के चलो आपकी कोई चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर जो आपकी बिजली गिर जाए, तो
तो बिजली गिरने से क्या होगा, इस चट्टान के दो टुकड़े हो जाएंगे, चट्टान के कई भी टुकड़े हो सकते हैं और ये टुकड़े आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। तो यहां से आप पहला पॉइंट जो भौतिक अक्षय है उसको आप आसानी से समझ चुके हो। अब हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। देखो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा रासायनिक अक्षय। तो रासायनिक अक्षय का मतलब केमिकल रिएक्शनों से क्या होगी, रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या होगा, चट्टानों का अक्षय होगा। ठीक है, तो जो देखो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो कहां होंगी, जहां नमी की मात्रा ज्यादा हो। तो कहने का मतलब जहां पानी पड़ता होगा, जहां वर्षा जल की मात्रा अधिक होगी, जहां बरसात अत्यधिक होती होगी, वहां कौन सा अक्षय होगा, वहां होगा रासायनिक अक्षय। और जहां पर सूखा पड़ेगा, जहां पर पानी की कम मात्रा होगी, वहां पर कौन सा अक्षय होगा, भाई आपका भौतिक अक्षय होगा। ठीक है, आपको भी पता है कोई चीज सड़ती है तो कब सड़ती है वो, जब आप उसको गीला करके रख दो, जब उसमें नमी की मात्रा होगी तभी वो सड़ेगी, तभी उसमें कुछ ना कुछ कीड़े पड़ेंगे। आप धूप में रख दो, कोई चीज सड़ सकती है क्या, नहीं सड़ सकती। धूप में तो क्या होगा, जो उसमें बैक्टीरिया होंगे वो भी मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब जहां भी केमिकल रिएक्शन होने की संभावना होती है तो उसके लिए नमी की मात्रा आवश्यक होती है, और नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा जहां होगी वहां कौन सा अक्षय होगा, रासायनिक अक्षय होगा। पहला पॉइंट देखो, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोलाइसिस। तो जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल अपघटन बोलेंगे। जल का सूत्र क्या है, H2O, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। तो देखो इसी तरीके से नीचे रिएक्शन दे रखी है आपके लिए, क्या ले रखा है कि इस प्रक्रिया में जो जल का अणु है वो हाइड्रोजन अणु एवं हाइड्रोक्सिल अणु में टूट जाता है। हाइड्रोक्सिल का मतलब OH- में, जो H2O है, जो H2O है जल का अणु है, ये किस किस में टूट जाता है, एक तो H+ आयन में और एक OH- आयन में। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे क्या बोला इसने, इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा भाई, जो चट्टानें हैं वो कमजोर होकर क्या होने लगेंगी, टूटने लगेंगी। और टूटने के दौरान क्या होगा, उनका अक्षय होगा और आगे जाकर वही किसका निर्माण करेंगी भाई, किसका निर्माण करेंगी, मृदा का निर्माण करेंगी। ठीक है, आगे देखो इस प्रोसेस को, एक रिएक्शन देख लो, ऑर्थोक्लेश दे रखा है आपको और इसकी किसके साथ रिएक्शन हो रही है, जल के साथ, HOH के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से H+ का ट्रांसफर हुआ, यहां से H+ का ट्रांसफर हुआ और यहां से K+ का ट्रांसफर हुआ, किसके पास, OH के पास। भाई यहां से जब H इधर आ जाएगा तो ये तो बन गया, H आगे जुड़ चुका है और इधर से K गया किसके पास, OH के पास। तो इसने क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज जलयोजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका यौगिक बनाती है। ठीक है, जो अधिक विलय होता है, ठीक है, जो ज्यादा कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। ठीक है, यह पुनः संयोजन से बॉक्साइट का निर्माण करती है और यह पुनः किसके, पानी के अणु के संयोजन से किसका निर्माण करती है, बॉक्साइट का निर्माण करती है। और ये बॉक्साइट का आपको फॉर्मूला भी यहां पर दे रखा है, आप याद रख लेना कि बॉक्साइट का आपको फॉर्मूला भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे देखो जल योजन, तो जल योजन और जल अपघटन में अंतर क्या था, देखो जल योजन में तो क्या होगा कि पानी का अणु सीधा सीधा जुड़ेगा और जल अपघटन में क्या होगा, पानी के अणु से क्रिया होगी। जल योजन नाम से ही क्लियर है, जल का अणु जुड़ेगा, योजन का मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो जुड़ने वाली अभिक्रिया में हम किसको पढ़ेंगे, जल योजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, नीचे देखो, जल योजन का अर्थ खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग, वही बात आ गई आपकी। अतः नमी के वातावरण में जल योजन होने लगता है, जहां नमी का वातावरण होगा वहां क्या होगा, पानी के अणु जुड़ने लगेंगे। ठीक है, तो देखो ये लाल हेमेटाइट दे रखा है और लाल हेमेटाइट से सीधा सीधे पानी के कितने अणु जोड़ दिए, 3। ठीक है, तो ये क्या बन चुका, पीला लिमोनाइट बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट लिया CaSO4 और इसमें भी क्या जुड़ के हैं, जल के अणु, 2 जल के अणु जुड़ चुके हैं। तो यहां से भी क्या बन चुका है, आपका जिप्सम बन चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कि जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला दो। तो क्या है जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला, CaSO4.2H2O। एक फॉर्मूला आपको मैं और बता दूं, अगर 2 जल के अणुओं के स्थान पर अगर आधा जल का अणु हो, यानी अगर आपका सूत्र ये हो क्या, CaSO4.12H2O, तो अगर आधा जल का अणु आ जाए तो ये किसका एग्जाम्पल है, POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आप इसको याद रखोगे। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, विलयन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखो जल एक अच्छा विलायक है, भाई हमको पता है कि पानी में सारी चीजें आसानी से घुल जाती हैं, तो जल कैसा है, एक अच्छा विलायक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, अकार्बनिक अम्लों एवं लवणों के संयोग से विलायक शक्ति इसकी बढ़ जाती है और इन सभी के संयोग से इसकी जो घुलने की शक्ति है वो और ज्यादा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है, घुलने से जो अपक्षय है वो वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन होता है कुछ कांस्टेंट, कुछ अमाउंट में इनसे
अपक्षय हो सकता है, परंतु अपक्षय पदार्थ को मूल स्थान से हटा देता है। ठीक है, देखो जैसे NaCl है, पानी नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसकी किसके साथ रिएक्शन हो रही है, जल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या कर देगा, Na+ को अलग करने की क्षमता रखता है, Cl- को अलग करने की क्षमता रखता है। तो इससे जो आपके खनिज पदार्थ हैं वो क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, और अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, आगे जाके मिट्टी का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे देखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के अणु का संयोगी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो विभिन्न खनिजों से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, देखो इसी तरीके से देखो FeO, आयरन का एक ऑक्साइड दे रखा है, फेरस ऑक्साइड, इसमें क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन, तो Fe2O3 बन चुका है, नाम क्या है इसका, फेरिक ऑक्साइड। अब देखो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी केमिस्ट्री की चीज बताना चाहूंगा। आगे तो आपने देखा क्या लिख रखा है, फेरस ऑक्साइड, और यहां पर क्या लिखा है, फेरिक ऑक्साइड। तो रिक और रस कब लगता है इसको मैं आपको बता देता हूं। देखो जो अस है वो तब लगेगा जब ऑक्सीकरण अंक कैसा हो, कम, और जो इक है वो तब लगेगा जब ऑक्सीकरण अंक कैसा हो, ज्यादा। यानी अस कब लगेगा, जब ऑक्सीकरण अंक कम हो, और इक कब लगेगा, जब ऑक्सीकरण अंक कैसा हो, ज्यादा हो। ठीक है, देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, तो यहां पर आयरन पर कितना चार्ज होगा, +2, Fe पर कितना चार्ज होगा, +2। यहां 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो 3 ऑक्सीजन पर क्या होगा भाई, -6, एक पर -2, तो 3 पर कितने हो जाएंगे, -6, तो सामने वाले पर क्या होगा, +6, और 2 है, आपको दिख रखा है साफ साफ Fe2 लिख रखा है, तो 2 पर +6 है, एक पर क्या होगा, +3। तो यहां तो देखो एक आयरन पर क्या है, +2, यहां पर क्या है, +3, तो ज्यादा कौन है, +3, तो ज्यादा में तो क्या लगेगा, एक, इस वजह से नाम क्या हो चुका है, फेरिक, और कम वाले में क्या लगेगा, कम वाले में लगेगा अस, तो नाम क्या है, देखो फेरस। ठीक है, देखो समझ गए आप इस बात को, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जब भी ऑक्सीकरण अंक कम होगा तो क्या लगेगा, अस, और ज्यादा होगा ऑक्सीकरण अंक तो क्या लगेगा, इक। फिर अगला प्रोसेस आ चुका है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो देखो अभी जो आपने अभिक्रिया पढ़ी थी ना उसका उल्टा कर दो तो वही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपचयन का। तो देखो यहां से कि ऑक्सीजन के अणु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। इसके अलावा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन के अणु का जुड़ना भी क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो अभी जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसको हमने जस्ट कैसा लिख दिया, उल्टा, रिवर्स लिख दिया। देखो ऑक्सीजन का अणु यहां पर निकल चुका है, ऑक्सीजन का अणु बाहर निकल चुका है, तो इस वजह से किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अपचयन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखो कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण को पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना, CO2 का किसके साथ जुड़ना, क्षारों के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। आगे देखो, मृदा में जीवांश पदार्थ के अपघटन से CO2 का निर्माण होता है। जो जीवांश पदार्थों का जब अपघटन करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, तो कौन सी गैस का निष्कासन करते हैं, CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। ठीक है, और ये जो CO2 गैस है ये पानी के साथ जुड़ के किसका निर्माण करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसका सूत्र क्या है, H2CO3। देखो साफ साफ आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये क्या करता है, आगे जाके कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। ठीक है, तो देखो पहले जो CO2 गैस निकली भाई, और CO2 गैस ने पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल, सूत्र क्या है, H2CO3। और ये कार्बोनिक अम्ल ने किससे रिएक्शन करी, कैल्शियम कार्बोनेट से, और क्या बना दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आप 2-3 बार इन रिएक्शनों को लिखोगे, आराम से आपको याद हो जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलो। तो दूसरा प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या था आपका, रासायनिक अपक्षय, और इसमें हमने कई तरीके की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। अब तीसरा हम पढ़ेंगे जैविक अपक्षय। ठीक है, तो देखो जैविक अपक्षय में आपको क्या याद रखना है कि जीव जंतुओं पेड़ पौधों के द्वारा जो अपक्षय होगा उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखेंगे। तो देखो पहला तो देख लेते हैं मनुष्य एवं जानवर द्वारा। तो मनुष्य क्या करता है भाई, अपने सुविधानुसार उसको जो अच्छा लगता है, जो निर्माण करना होता है उस हिसाब से वो क्या करता है, जगह जगह खुदाई करता है, चट्टानों में तोड़ फोड़ करता है, उसके दौरान वो अपना औद्योगिक विकास करता है। तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल ऊपर चित्र में दिख रहा है, सबको पता है ये चित्र कहाँ का है, ये चित्र है जयपुर में जो गुफा
बनी है ना जयपुर में, जैसे एंटर करते हैं तो वो गुफा दोनों आपको दिख रही है। देखो अब ये दोनों गुफा क्या है, चट्टानों के बीच में से निकल रही है। तो इसके लिए क्या किया होगा, चट्टानों के बीच में हमने खुदाई की होगी और उन खुदाई से हमने क्या करके रास्ता बनाया होगा, हमने सुरंग बनाई होगी, ठीक है ना। तो उस खुदाई के दौरान बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों के क्या हुए होंगे, छोटे छोटे टुकड़े हुए होंगे और वो छोटे छोटे टुकड़े ही आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। तो समझ गए आप इस बात को, इस पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। आगे चलो, आगे जाके हम दूसरा पढ़ते हैं, पौधों का प्रभाव, ठीक है। तो पौधे भी क्या करते हैं भाई, आपने देखा होगा कि कई बार होता क्या है कि चट्टानों के बीच में से पीपल का पेड़ उगाया, नीम का पेड़ उगाया, बरगद का पेड़ उगाया। जनरली बरगद और पीपल बहुत ज्यादा उगते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी जड़ें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, ये पेड़ बड़े बड़े होने लगते हैं, तो इनकी जो जड़ें हैं वो चट्टानों के बीच में धंस जाती हैं और बीच में धंस जाके जब इनकी जड़ें बड़ी बड़ी होने लगती हैं तो उन चट्टानों के क्या कर देती हैं भाई, टुकड़े कर देती हैं। तो इस तरीके से भी चट्टानों का क्या होने लग जाता है, अपघटन होने लग जाता है, अपक्षय होने लग जाता है, ठीक है। अगला है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। तो जहां पर नमी की मात्रा होती है वहां पर क्या होता है कि जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, ये चट्टानों के खनिज लवणों से क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यानी खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के जीने के लिए क्या करते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। तो इन पोषक तत्वों की प्राप्ति करने के साथ साथ ये इन पर कई तरीके के कार्बनिक अम्ल, CO2 गैस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इस अम्ल से क्या होता है कि इनकी जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी परत है, वो कैसी होने लगती है, कमजोर होने लगती है। और कमजोर होने के साथ साथ वो आगे जाके क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी और टूटने के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, भविष्य में मृदा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने आज सारा क्या पढ़ा, अक्षय की कहानी पढ़ी। अक्षय की कहानी में हमने 3 कैरेक्टर पढ़े, कौन कौन से, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में हमने काफी सारे हवा द्वारा, बिजली द्वारा, ठीक है, तापक्रम द्वारा, ठीक है, हिमजल द्वारा, नदियों द्वारा, ये सारे हमने अपघटन के कारक पढ़े। इसके बाद हमने रासायनिक में कैसे कैल्सीकरण होगा, कार्बोनीकरण होगा, अपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े। फिर इसके बाद हमने जैविक पढ़ा। जैविक में हमने पढ़ लिया कि मनुष्यों, पेड़ पौधों द्वारा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है चट्टानों का अपक्षय। एग्जाम में बनेगा तो 2 नंबर का मेजर क्वेश्चन बनेगा। छोटा सा भी पूछ सकता है कि चट्टानों का भौतिक अपक्षय दीजिए, तो सिर्फ भौतिक अपक्षय के बारे में बताना है। अगर चट्टानों का रासायनिक अपक्षय पूछे केवल, तो केवल रासायनिक अपक्षय के बारे में बताना है। और अगर चट्टानों का जैविक अपक्षय पूछे तो केवल और केवल किसके बारे में बताना है, जैविक अपक्षय के बारे में बताना है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।